हेलो डियर लर्नर, यहाँ हम बात करने वाले हैं अबाउट शेक्सपियर। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि कब ये बॉर्न हुए थे, कब इनका जन्म हुआ था। तो माना जाता है कि 23 अप्रैल 1564 1554 में ये जन्मे थे, इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो ये एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, जो कि क्या है, एवन एक रिवर मानी जाती है और स्टेट फॉर वो प्लेस, तो स्टेट फॉर अपन या ऑन एवन। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये जो बर्थ इनका रिकॉर्ड है, बर्थ रिकॉर्ड, ये फाउंड होता है, मिलता है कहाँ? इन चर्च डैट ही बैप्टाइज ऑन 26 अप्रैल 1564, कि उनको बैप्टाइज किया था, उनका नामकरण किया था कब? 26 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ और 26 अप्रैल को उनका नामकरण किया गया था। कब? 1564 में। और ये जो एवन है, एवन क्या है? ये रिवर है। आगे हम देखें तो वारविकशायर कंट्री जो है ये कहाँ? इंग्लैंड में है। अच्छा, ये जो रिवर है कहाँ पर है? वारविकशायर, इंग्लैंड में। तो यहाँ इनका जन्म हुआ। बैप्टाइज एट होली ट्रिनिटी चर्च, और ये कहाँ? स्ट्रेटफोर्ड में। इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर का नाम है क्या? मैरी आर्डन। आगे हम देखें तो ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के ये थर्ड चाइल्ड है, तीसरा ये बच्चा है उनके पेरेंट्स का। ही इज़ नोन एज इंग्लैंड नेशनल पोइट। और फिर आगे आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर, इन्होंने ग्रेट वर्क अपना दिया और इसी की वजह से इनको नेशनल पोइट भी माना जाता है। ये ग्रेट ड्रामाटिस्ट रहे, सोनेटियर रहे, ये पोइट रहे हैं और ना जाने कितनी उपाधि इनको मिली हुई भी हैं। तो ये थर्ड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के और उनको जाना जाता है क्या? इंग्लैंड नेशनल पोइट। तो इंग्लैंड का नेशनल पोइट इनको कहा जाता है। आगे हम देखेंगे तो बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है। तो बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड का मतलब होता है पोइट या फिर सिंगर। शेक्सपियर क्या है? ये बार्ड हैं। आगे हम देखेंगे तो ये सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, और इनको भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया? इनको स्ट्रेटफोर्ड भेज दिया गया। कहाँ पर? ग्रामर स्कूल, जहाँ पर है इनकी स्कूलिंग के लिए, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। बेन जॉनसन क्रिटिसाइज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। अच्छा, यहाँ पर ये जो बेन जॉनसन है, ये क्या है? इनके समकालीन राइटर रहे हैं, हम कहेंगे। तो बेन जॉनसन इनके कंटेम्पररी राइटर रहे हैं और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं क्या कहकर? कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, कि ये जो लैटिन भाषा है बहुत कम जानते हैं, स्मॉल लैटिन ना के बराबर लैटिन जानते हैं, और ग्रीक भी लेस, बहुत कम ग्रीक जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, बेन जॉनसन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। आगे हम देखेंगे तो ही मैरिड, किससे इनकी शादी हुई है? एन हैथवे से इनकी शादी हुई थी, जो कि 26 ईयर की थी एट द एज ऑफ 18। जबकि विलियम शेक्सपियर जो थे वो क्या? 18 ईयर के थे, और ये कब हुई थी? इन 1582। 3 किड्स इनके रहे क्या? सुसैन, हेमनेट और जुडिथ। हेमनेट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेमनेट के नाम से ही इनका जो वर्क आया है, एक हेमलेट, तो कहीं ना कहीं ये नाम वहीं से लिया गया है इन्होंने। हेमनेट एंड जुडिथ इनके ट्विंस थे। आगे हम देखेंगे तो 1592 ही जॉइन आ प्लेइंग कंपनी, और इसके बाद इन्होंने 1592 में 1592 में क्या कर लिया? एक प्लेइंग कंपनी इन्होंने ज्वाइन की, और उस कंपनी का नाम क्या है? लॉर्ड चैम्बरलैंड्समैन, लेटर नोन एज किंग्समैन। और ये जो कंपनी है बाद में लॉर्ड चैम्बरमैन्स के नाम से किंग्समैन में ये चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई, जानी जाने लगी, इसको इस नाम से जाने जाने लगा। ओके, आगे हम देखेंगे तो निकोलस रो, जो कि निकोलस रो कौन है? विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट बायोग्राफर हैं। निकोलस रो एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले, एक्चुअली क्या है, विलियम शेक्सपियर के बारे में ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या कुछ लिखा है। आप भी जानते हैं, ग्रेट राइटर रहे हैं, अपने आप में इमिनेंट है, फेमस हैं। और निकोलस रो ने
वो पर्सन है जो कि इनकी सबसे पहले इनकी बायोग्राफी लिखते हैं। निकोलस रो, विलियम शेक्सपियर लेफ्ट। अच्छा, ये बताते हैं क्या, एक यहाँ से एक पॉइंट है जो कि अभी एग्ज़ाम यूपी टीजीटी में भी आया था। अच्छा, क्या कि विलियम शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिमसेल्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। माना जाता है ऐसा कि उन्होंने ना लंदन ये लंदन में शिफ्ट हो गए अपना यहाँ से छोड़कर। कहाँ से छोड़कर? ये जो बारविकशायर जहाँ ये रहते थे वहाँ से ये लंदन शिफ्ट हो गए। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि इन्होंने डियर पोचिंग की थी और अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए ये शिफ्ट हो गए। कहाँ पर? लंदन जाकर। आगे हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन कौन है? आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बिट्स हैं और देयर आर 8 यूनिवर्सिटी बिट्स, उसमें से एक रॉबर्ट ग्रीन है जो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। और क्या इन्होंने कहा है? ग्रॉट्स बर्थ ऑफ बिट्स। इन्होंने इसको कहा है क्या? ग्रॉट्स बर्थ ऑफ बिट, इट इज़ आ पैम्फलेट। और एक पैम्फलेट है, इसमें उन्होंने इस बात को कहा है। अच्छा हाँ, ग्रॉट्स बर्ड्स ऑफ बिट, ये एक पैम्पलेट है। और पैम्पलेट किसके द्वारा पब्लिश कराई गई? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स रहे और इनके कंटेम्पोररी। और इन्होंने इनको क्या क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने क्या कहा इनको? एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स, कि एक ऐसा क्रो जिसने अभी अभी उड़ना सीखा है पर इसने क्या किया है? ब्यूटीफाई कर दिया है हमारे फीदर से अपने आप को। एक और इन्होंने कमेंट किया है और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है यूपीटीजीटी में। अच्छा, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड एंड प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट, इसको आप याद रखना कि प्लेगियरिस्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है? एक ऐसा ऑथर जो दूसरे के वर्क को स्टील करता है, अदर वर्क को अपने वर्क में मिला लेता है, मतलब उनको चुरा लेता है, उनकी रचनाओं से लिखता है, तो उसको प्लेगियरिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने एक और कहा है क्या? टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, और इनको प्लेगियरिस्ट कहा है। किसने कहा है? ये कमेंट जी क्रिटिकल कमेंट है रॉबर्ट ग्रीन के, जो कि यूनिवर्सिटी बिट रहे हैं। खैर, द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ओपन द ग्लोब थिएटर 1599। अब आगे जिक्र आता है किसका? लॉर्ड चैम्बरलेन मैन का, जिन्होंने एक ग्लोब थिएटर ओपन किया। कब? 1599 में। लेटर बिकेम आ शेयर होल्डर, और ये जो बाद में क्या बन गए? इस लॉर्ड चैम्बरलेन के क्या बन गए? ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं वेयर ही डिड एक्टिंग, और इन्होंने वहाँ एक्टिंग भी की है, एज अ एक्टर अपने आप को प्रेजेंट किया है। पर एज अ एक्टर ये इतने सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। ठीक है, इनका राइटिंग करियर अच्छा था, तो पर फिर भी इन्होंने एक्टिंग की है और अपने ही कुछ प्ले हैं इनके जिनमें इन्होंने वर्क किया है। तो प्लेज वेयर ही डिड एक्टिंग, तो सबसे पहले ये प्ले का नाम आता है एज यू लाइक इट। इसमें इन्होंने रोल किया है किसका? एडम का रोल किया है। हैमलेट में इन्होंने घोस्ट का रोल विलियम शेक्सपियर ने किया है। एडम एंड घोस्ट करेक्टर वॉज प्लेड बाय शेक्सपियर। तो ये दो करेक्टर हैं जो कि प्ले किए गए थे, निभाए गए थे, एक्ट किए गए थे विलियम शेक्सपियर के द्वारा। बारवेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स जॉइंड स्टेड इन लंदन टिल 1609। तो ये एक बारवेज कंपनी है ऑफ प्लेयर्स की, और इन्होंने ज्वाइन किया क्या? जॉइंड, अच्छा हाँ, इन्होंने बाद में ये जो कंपनी है इसको ज्वाइन कर लिया और स्टेड रहे कहाँ पे? लंदन में। और कब तक लंदन में रहे? 1609। अच्छा, जब से ये लंदन पहुँचे और 1609 तक का इनका जो पीरियड है, ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। इनके बहुत सारे वर्क, रचनाएं यहाँ होती हैं इस पीरियड में। इन 1597 न्यू पैलेस स्टेट फॉर परचेज। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन 1597 न्यू पैलेस इन्होंने, जो कि स्टेटफोर्ड में है, परचेज किया। ही वॉज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, और बाद में ये क्या हो गए? ग्लोब थिएटर के, ब्लैक फ्रायर थिएटर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। 28 अप्रैल 1616
तो ये इनकी डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड बरीड होली ट्रिनिटी चर्च। और इनको कहाँ दफनाया गया? इनको जो होली ट्रिनिटी चर्च है वहाँ इनको दफनाया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि इनके एपिथेट पर जो है लिखी हुई है, क्या? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फॉर वीयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स these stones and cursed be the man that moves my bones। तो ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इनके एपिटैफ पर लिखी हुई है जहाँ इनको दफनाया गया वहाँ पर। और ये कहते हैं कि भाई ईश्वर जीसस क्राइस्ट जो है उनको ब्लेस करे, जो यहाँ पर मतलब इनको ढके, मेरी बोन्स को एनक्लोज रहने, अच्छा, और उनको जो डिग करे, जो इनको निकाले, उनको वो पाप दें। तो इस तरह का मीनिंग है इन लाइंस का। इन 1613 द ग्लोब थिएटर कॉट फायर, हेनरी VIII वॉज बीइंग परफॉर्म्ड एट दैट टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, In 1613, the Globe Theatre caught fire. Henry VIII was being performed at that time. तो 1613 में 1613 में एक घटना यहाँ होती है कि जो ग्लोब थिएटर है उसमें आग लग जाती है। और उस वक्त क्या चल रहा होता है, हेनरी VIII ये जो प्ले है उनका हिस्टोरिकल प्ले ये परफॉर्म हो रहा होता है, इसीलिए इसका नाम जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और तो इसको आप इसे ध्यान से, आप इसको अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। हेनरी VIII वॉज बीइंग परफॉर्म एट दैट टाइम, तो उस वक्त ये चल रहा है, इसीलिए ये अधूरा है कि ये पूरा भी नहीं हो पाया, ये भी एक बात पूछी जाती है। 1614 रिबिल्ट द थिएटर, तो फिर 1614 में एक साल बाद ही ग्लोब थिएटर फिर से बन गया होता है। ही रोट 37 प्लेज, sonnets 154। His sonnets were published in 1609 by Thomas Thorpe। So this is important कि थॉमस थॉर्पे ने उनके सॉनेट्स को पब्लिश करवाया, और कब करवाया? 1619 में करवाया। और साथ साथ में उन्होंने कितने प्लेज लिखे? तो उन्होंने 37 प्लेज लिखे, और उन्होंने 154 154 इन्होंने सॉनेट्स लिखी हैं। तो ये उनका वर्क है। आगे हम देखेंगे Sonnets 126 Sonnets 126 were Sonnets 1 to 126 were dedicated मिस्टर WH, या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या फिर हेनरी रॉथस्ले। तो ये तीन नाम हैं। तो सोनेट्स नंबर 1 से लेकर 126 तक ये सोनेट जिसके लिए लिखी गई हैं, जिनको डेडिकेट की गई हैं, वो मिस्टर WH हैं, या फिर आप उन्हें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कह सकते हैं, या फिर हेनरी रॉथ्स कह सकते हैं। तो ये तीन नाम हैं। माना जाता है कि इन्हीं को ये सोनेट्स जो हैं डेडिकेट की गई हैं। आगे हम देखेंगे सोनेट्स 127 टू 152, 127 से 152 तक ये जो सोनेट्स लिखी गई हैं ये डार्क लेडी को डेडिकेट की गई हैं, जिनको मैरी फिटन भी समझा जाता है। और ये कौन है? इटालियन डांसर हैं। और कहाँ पर? इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। सोनेट्स 153 टू 154, 153 से 154 तक ये कन्वेंशनल मानी जाती हैं, परंपरागत मानी जाती हैं, और गॉड ऑफ क्यूपिड को ये डेडिकेट हैं। गॉड ऑफ क्यूपिड गॉड ऑफ ब्यूटी है ना, तो हम जैसे कामदेव कहेंगे, है ना, तो उसी तरह से गॉड ऑफ क्यूपिड इनको ये डेडिकेट हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी सोनेट्स लिखी गई हैं और कहाँ, कौन कौन सी सोनेट्स किस किस को डेडिकेट की गई हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे पेट्रॉन। पेट्रॉन हम कहते हैं संरक्षक को। पेट्रॉन हम कहते हैं किसको? पेट्रॉन हम कहते हैं संरक्षक को। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन इनके संरक्षक हैं, या फिर हेनरी रॉथस्ले माना जाता है, जिनको इन्होंने 1 से लेकर 126 तक जो अपनी सोनेट्स हैं इन्हीं के लिए डेडिकेट की गई थी। तो ये इनके संरक्षक माने जाते हैं। वीनस एंड एडोनिस ये इनकी सबसे पहली पोएम है जो कि डेडिकेट की इन्होंने किसको? WH को। और ये किस फॉर्म में लिखी गई है? ये 6 लाइन फॉर्म में लिखी गई है। और ये क्या दिखाती है? सोज लव ऑफ वीनस एंड एडोनिस।
वीनस एंड एडोनिस के जो प्रेम है उसको यहाँ दिखाती है। और इस पोइम का जो सोर्स है वो मार्लो का हीरो एंड लिएंडर है। मार्लो का हीरो एंड लिएंडर, मार्लोज का हीरो एंड लिएंडर इनके वर्क से इन्होंने ली गई है। 6 लाइन का है, वीनस एंड एडोनिस है। और यहाँ एक और बात कि जो एडोनिस है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्या आप जानते ही हैं, इसका मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली हैंडसम। तो इस तरह की इनका जो आप वर्क पढ़ेंगे तो यही इसकी थीम भी हमें नज़र आएगी, दिखेगी। आगे हम बात करेंगे रेप ऑफ ल्यूक्री की। ये क्या है, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। किसकी? ल्यूक्रीज की। हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स, जो अपनी वर्च्यू को, अपने गुण को खो देती है ना, अपनी पवित्रता को खो देती है बाय हर रिलेटिव्स। इट इज़ 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म नोन एज राइम रॉयल। तो ये क्या है, ये 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म है और ये जानी जाती है किस रूप में? राइम रॉयल के रूप में। सोनेट्स नंबर 99 और सोनेट्स नंबर 126 ये यूनिक हैं। क्यों यूनिक हैं? क्योंकि 99 जो सोनेट्स है वो 15 लाइन की है और 12 वो जो 126 सोनेट्स है ये 12 लाइन में लिखी गई है, इसीलिए ये यूनिक है और इसीलिए हमें ये याद रखनी है। बाकी कॉमनली इनकी 14 लाइन इस लाइन में इनकी जो सोनेट्स हैं वो लिखी गई हैं। और ये आप जानते जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आगे हम देखेंगे द पैसोनेट पिलग्रिम। ये सीरीज़ है किसकी? 15 सोनेट्स की। क्या? पैसोनेट पिलग्रिम्स, अ सीरीज ऑफ 15 सोनेट्स। द फोनिक्स एंड टार्टल। द फोनिक्स एंड टार्टल ये क्या है? ये एलिगोरिकल पोएम है और रॉबर्ट कैस्ट्रल्स लव मार्टियर ये इसमें करेक्टर हैं। तो फोनिक्स एंड टार्टल, ठीक है। अ लवर्स कंप्लेंट ये लिखी गई है इन 7 लाइन स्टेंजा में और ये क्या है? लवर्स कंप्लेंट, एक पास्टोरल पोएम है ये। अब ये एलिगोरिकल पोएम क्या होती हैं, पास्टोरल पोएम क्या होती हैं, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म में, तो इसके लिए आप वेट कीजिए। हम आगे देखेंगे कि इनका जो वर्क है वो पब्लिश होता था क्वार्टो में और फोलियो में। अब ये क्वार्टो और फोलियो क्या है? ये बुक के साइज़ हैं। क्वार्टो और फोलियो क्या हैं? ये बुक के साइज़ हैं। तो ये इसमें यहाँ पे इनका मेज़रमेंट साइज़ लिखा है कि 8 × 10 इंच का ये क्वार्टो हुआ करता था, जबकि 9 × 13 इंच का ये फोलियो हुआ करता था। आगे हम देखेंगे शेक्सपियर्स फोलियो 4 फोलियोज बाई हेमिंज एंड कॉन्डल। तो शेक्सपियर के जो फोलियोज़ हैं ये पब्लिश करवाए थे किसने? हेमिंज एंड कॉन्डल ने इनको पब्लिश करवाया था। और कितने फोलियो आए इनके? 4 फोलियोज़ आए। इनका जो फर्स्ट फोलियो है, ये चारों फोलियोज़ की डेट जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? याद भी हो जाएगा कि देखिए कैसे कि फर्स्ट फोलियो इनका आया 1623 में, तो 1623 में पहला फोलियो इनका आया और यहाँ पर इनके 36 प्लेज इस फोलियो में दिखाई दिए, जबकि एक प्ले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिकल्स उस प्ले का नाम है, वो एक्सक्लूडेड था, वो इसमें इंक्लूड नहीं था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा प्ले है जो कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं कराया गया, वो है पेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ 1623 में। अगर हम सेकंड फोलियो की बात करें, तो ये पब्लिश हुआ कब? अब देखो इसी का उल्टा कर दो, 23 का उल्टा हमने किया 32, तो सेकंड फोलियो पब्लिश हुआ 1632 में। थर्ड फोलियो इनका पब्लिश होता है 1663 में और फोर्थ फोलियो इनका पब्लिश होता है 1685 में। तो आप याद रखेंगे हम इसको 1623, 1632, 1663 और 1685, तो ये तीन हमें 23, 32, 63, 85 ये हमें याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो। अब ये जो फर्स्ट फोलियो है क्या टाइटल था? तो मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्रीज, मिस्टर
विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज डेडिकेटेड टू विलियम हार्वर्ड, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक and his brother Philip Hallward, who was Earl of Montgomery। तो इस नाम से इनका वर्क जो है पब्लिश हुआ। आगे हम देखेंगे कि 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म। क्वार्टो फॉर्म में जितने भी प्ले पब्लिश हुए हैं वो है 19। और ये कब प्ले हुए? ये बिफोर 1623। थॉमस थार्पे ने इनके जो वर्क पब्लिश करवाए उससे पहले इनका जो वर्क पब्लिश हुआ वो फोलियो में नहीं, वो क्वार्टो में हुआ। और कितने प्ले हुए थे वहाँ? 19 प्ले पब्लिश हुए। अब इनकी हम कुछ बुक्स देख लेते हैं। वो बुक्स जो इनके लिए बहुत, आप जानते हैं कि शेक्सपियर एक ग्रेट जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट, पोइस्ट, कितनी सारी उपाधियां हम इन्हें देंगे। खैर, उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो किस किस ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो शेक्सपियर से रिलेटेड है? सबसे पहली आती है कि हैमलेट एंड ओडिपस। ये लिखी गई है बाई अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक क्रिटिकल कमेंट है टी.एस. इलियट का, जो इनकी हैमलेट जो है, जो इनकी बुक उससे रिलेटेड है। और क्या क्रिटिकल कमेंट है आप मुझे बताइए, उसे हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी.एस. इलियट ने लिखी है। द कैट एंड शेक्सपियर राजा राव का वर्क है। अच्छा, कॉमेडी है ये और मेटाफिजिकल कॉमेडी है ये। करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स, ये प्लेज विलियम हैजलिट के द्वारा लिखे गए हैं। शेक्सपियर इंग्लिश किंग, अ क्रिटिकल एसे बाय वॉल्टर पोलर। तो वॉल्टर पोलर के द्वारा इस नाम से इनका वर्क आया है ना, इनके लिए आया है। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, तो ये थॉमस डी क्वेंसी ने लिखी है इनके लिए। आगे हम देखेंगे क्या कि शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर्स, और इस नाम से लिखी है फ्रेडरिक बाउस ने। आगे हम देखेंगे शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, प्रोफेसर डाउडन ने लिखी है ये, और डिवाइडेड हिज लाइफ इनटू 4 पीरियड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से जैसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी.एस. इलियट ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, कई बार पूछी गई है। उसी तरह से शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये प्रोफेसर डाउडन ने लिखी है, और इनका वर्क को, इनकी लाइफ को भी इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट आर्टिस्ट, R.G. मॉल्टन ने लिखी है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी A.C. वार्डले ने लिखी है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या? इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी करेक्टर इज़ नॉट डेस्टिंग बट देयर इज़ करेक्टर एंड डेस्टिंग इज़ आ रिमार्क्ड बाई। तो इस तरह का कथन इसमें लिखा गया है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी A.C. वार्डले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 H.V. चार्ल्टन ने लिखी है। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में आई है, और ये भी H.V. का वर्क है, H.V. चार्ल्टन। इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑडियंस ऑन शेक्सपियर्स ड्रामास, रॉबर्ट ब्रिज, पोइट लॉरिएट हैं ये, है ना, और इन्होंने ये वर्क लिखा है। और यहाँ पर एक हम जानते हैं रॉबर्ट ब्रिज, हम अगर यूपी बोर्ड से हैं तो इसकी 12th क्लास में एक बुक है नाइटिंगेल, ये भी रॉबर्ट ब्रिज ने लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, मिस एडिथ स्टिलवेल, तो इनका वर्क है। क्राउन ऑफ लाइफ, अ क्राउन ऑफ लाइफ, ये विल्सन नाइट ने लिखी है। द व्हील ऑफ फायर, विल्सन नाइट ने लिखी है। ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री, ये A.C. वार्डले ने लिखी है। और यहाँ हम देखेंगे सम अकाउंट्स ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये निकोलस रो ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, ये वार्डे फ्रेडरिक ने लिखी है। यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलियम शेक्सपियर गो टू लंदन, कि वो लंदन क्यों गए? तो एक इसका आंसर है, और ये पूछा भी गया है क्या, कि इलीगल उन्होंने डियर पोचिंग की थी, उसी से अपने आप को बचाने के लिए ये कहाँ गए? लंदन ये शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब ये लंदन में कहाँ तक रहे, क्या इनका लाइफ टाइम पीरियड है? देखो, इसको हम इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि 1564 में इनका जन्म होता है, 1582 इनकी मैरिज होती है।
और यहाँ तक का जो पीरियड है, चलो ठीक है, ये हमारा वर्क से रिलेटेड तो नहीं है। आगे हम देखते हैं 1587, ये वेंट टू लंदन, ये यहाँ गए लंदन में। और 1611 रिटर्न फ्रॉम लंदन, लंदन से वापस आ जाते हैं। और 1616 इनकी डेथ हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखें। आगे हम यहाँ देखेंगे कि भाई बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें इनके जो ड्रामाज हैं, वर्क हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ उसमें बताई गई हैं। तो कौन कौन सी इंडियन मूवीज़ हैं और जिनमें इनका वर्क जो है दिखाया गया है। तो एक है अंगूर, जो कि कॉमेडी ऑफ एरर है, उसका यहाँ पे दिखाया गया है। ओमकारा ओथेलो से है। रोमियो एंड जूलियट, ये जो स्टोरी है ये सौदागर में दिखाई गई है। मैकबेथ मकबूल में दिखाया गया है, जबकि हैमलेट ये स्टोरी हैदर में दिखाई गई है। प्रोफेसर डाउडन और इनकी जो बुक थी प्रोफेसर डाउडन, इनकी जो बुक है, कौन सी बुक है? शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, है ना, उन्होंने ये लिखी है। और इनकी लाइफ को भी उन्होंने डिवाइड किया है, वर्क को इन्होंने डिवाइड किया है। और वो किस प्रकार से इनके 24 ईयर का जो लिटरेरी करियर है इनका, उसको डिवाइड किया है। तो किस तरह से कि 1587 में ये लंदन से लौटते हैं। और 1588 के 6 साल बाद 1594, फिर 1600। तो यहाँ इस तरह से हम इसको मार्क कर लें, अगर 1600 तो उससे 6 साल पीछे चले जाएं तो 1594, और उससे भी हम 6 साल पीछे चले जाएं तो 1588। अब यहाँ हम देखें तो 8 ईयर और इसके बाद 4 ईयर। 8 ईयर की बात करें यहाँ तो हम देखते हैं क्या कि 1608, और उसके बाद 4 ईयर 1612। तो ये इन्होंने इस तरह से 1588, 1688, 1594, 1588, 1594, 1600, 1608 और 4 ईयर और ऐड किए तो 1612। चारों पीरियड को किस नाम से हम जानते हैं, जो कि डाउडन ने इनके वर्क को क्या किया है, डिवाइड किया है, किस नाम से जानते हैं कि 1588 टू 1594, ये जो इनका पीरियड है इन द वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड 1594 टू 1600, ये इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है उनके अकॉर्डिंग। और थर्ड पीरियड इनका जो है 1600 टू 1608, ये आउट ऑफ डेप्थ। और फोर्थ पीरियड इनका 1608 टू 1612, ये ऑन द हाइट। और उस वक्त इनकी जो फेमसनेस थी वो क्या थी, पूरे अपनी पीक पर थी, हाइट पर थी। Here William J. Long also divided his literary career into 4 parts. और पहला पार्ट विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट, और दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो पीरियड है, थर्ड पीरियड इनका कहलाता है अ पीरियड लूम एंड डिप्रेशन। और जो फोर्थ पीरियड इनका कहलाता है अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड एंड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। ठीक है, तूफान के बाद की शांति का समय। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड फेमस ग्रेट ट्रेजेडी। इनकी जो है 4 ट्रेजेडी हैं, तो पूरी दुनिया में फेमस हुई हैं और अपने आप में यूनिक हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या हैं वो हैं HOLM, और इनका पब्लिकेशन भी हम याद रख सकते हैं 1601, 1604, 1605 और 6। तो इनका 1600 जब इनकी क्या है ऑन द हाइट पर है इनका जो करियर, तब की वो ऑन द डेप्थ पर है, थर्ड फेज इनकी लाइफ का, जो कि डाउडन के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है। अच्छा, ये HOLM का मतलब हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 इनकी वर्क हैं। तो इन्हें होकम के नाम से हम इनको जानते हैं, किंग लियर, होलम और लियर या किंग लियर इसके नाम से सॉरी। अगर इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें इन लाइन को, तो ये HLOM है। क्या
हेमलेट लॉन्गेस्ट प्ले है, 4,442 लाइन, 4,042 लाइन इसमें है। कॉमेडी ऑफ एरर इससे छोटा है जो कि 1,787 लाइन इसमें है। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ एरर सबसे छोटा और हेमलेट सबसे बड़ा। आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, और वो है क्या, क्रिटिकल कमेंट, कि किस किस ने इनके बारे में क्या कहा है। बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे। ही इज़ अ यूनिवर्सल पोइट, ये बात W.J. लॉन्ग ने इनके लिए कहा है कि W.J. लॉन्ग इनके लिए कहते हैं कि वो क्या हैं, एक यूनिवर्सल पोइट है, ब्रह्मांड के पोइट हैं। ये किसी एक कंट्री, एक प्रजाति, एक के नहीं, उनका जो वर्क है ये क्या है, सबके लिए है। ही ब्रीथ अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट दैम इनटू लाइफ, ये R.W. एमर्सन ने कहा है। ही ब्रेथ अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट दैम इनटू लाइफ, कि भाई जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें वो सांस भरते हैं और उनको जीवन, है ना, उनमें जीवन डाल देते हैं। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। ऐसी जो बात है ये कही है किसने, T.S. इलियट ने कहा है कि वी कैन से, हाँ, कि शेक्सपियर इतनी कम नॉलेज है, पर इतनी कम नॉलेज होते हुए भी उनका जो वर्क है एक ग्रेट अकाउंट उन्होंने दिए हैं एक वर्क का। ठीक है, आर माई रेड माइंडेड शेक्सपियर, T.S. इलियट ने, सॉरी S.P. कॉलेज ने ये बात कही है। स्वीट स्वान ऑफ एवन, बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन के बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बेन जॉनसन ने कहा है। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, और बेन जॉनसन आगे कहते हैं क्या, कि वो इस व्यक्ति को क्या करते हैं, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। आगे हम देखेंगे सोल ऑफ एज, द एप्लॉज, डेथ, द वंडर ऑफ आर स्टेज, तो ये भी बात जो कही है किसने कही है, बेन जॉनसन ने कही है। आगे हम देखेंगे क्या, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, और हिम कौन है, हिम है बेन जॉनसन, और कही ये जॉन ड्राइडन ने है कि भाई बेन जॉनसन है मैं उसको एडमायर करता हूँ, पर जो शेक्सपियर हैं उनका उनके प्रति प्रेम है। अदर अवॉइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री, ये इम्पोर्टेंट है, और ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है अदर्स अवॉइड आर क्वेश्चंस बट दाउ आर फ्री, कि जो और हैं हमारी क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, पर जो तुम्हारी आर्ट है वो क्या है, वो फ्री है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या, शेक्सपियर इज आ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, ये वॉल्टेयर ने कहा है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ टाइम फेम, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ये जॉन मिल्टन का कमेंट है इनके लिए, और ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये भी वर्क ये कहा है इनको किसने, जॉन मिल्टन ने कहा है। एक क्रिटिकल कमेंट है, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर दैट सच अ ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर सच अ लवली लैंग्वेज, तो ये किसने कहा है, ये D.H. लॉरेंस ने कहा है। आगे हम देखेंगे माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी बाई चौसर और स्पेंसर और बिड ब्रेव मॉन्टलाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी आ रूम, तो ये भी किसने कहा है, ये कहा है किसने, बेन जॉनसन ने कहा है। आगे हम देखेंगे क्या, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, विलियम हैजलिट ने ये बात कही है, और ये बहुत अपने आप में एक ग्रेट कमेंट है। आई लाइक दिस कमेंट, है ना, बिकॉज उन्होंने वर्क ही इतने अच्छे लिखे हैं, और जिस प्रकार उन्होंने लिखे हैं तो वो लिमिटलेस हैं, इसीलिए। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, एलिजाबेथ वेरोट और ब्राउनिंग ने ये बात कही है। डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम देयर इज नो थर्ड,
टी.एस. इलियट इस बात को कहते हैं। और ये बात कहाँ से है, उनके जो सेलेक्टेड ऐसे हैं उसमें ये बात की गई है। अभी आगे भी हमने देखा टी.एस. इलियट ने उनके लिए कहा हैमलेट एंड ओडिपस उनकी जो बुक है, और यहाँ पर ये बात सिलेक्टेड एसेज में कही गई है। आगे हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस, ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। what needs my Shakespeare for his honored bone, the labor of an age in piled stone। तो ये बात किसने कही है, ये कहा है मिल्टन के लिए। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन ऑफ द आई ऑफ गॉड, लॉरेंस ओलिवर ने ये बात इनके लिए कही गई है। ओके, आगे हम देखेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट, हॉरेस वेलपॉल ने ये बात कही गई है। हनी टंग्ड शेक्सपियर, जॉन वीवर ने ये बात कही है उनके लिए। और इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, फ्रांसिस मेयर ने ये बात। शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच अ पोइट में फॉल, इट मेयरली इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ टेस्ट, डेनिस डेड्रॉड ने ये बात की गई है। शेक्सपियर इज अ सैवेज विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस विच शाइन इन अ हॉरिबल नाइट, वॉल्टेयर ने ये बहुत अच्छी बात कही है शेक्सपियर के लिए। आई हैव ग्रेट रीजन टू बी content, for thank God I can read and perhaps understand Shakespeare to his depth। ये जॉन कीट्स ने इनकी बात कही है इनके लिए। शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, जॉन ड्राइडर ने इनको ये बात कही है। I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerably dull that it nauseated me। चार्ल्स डार्विन, जो कि आप जानते हैं बायोलॉजी में बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वॉज बिटवीन गॉड एंड डिस्पेयर। यूनिन इनोस्को ने ये बात की गई है इनके लिए। आई कुड say that Shakespeare surpasses literature altogether if I know what I mean। वर्जीनिया वुल्फ ने ये बात कही है इनके लिए। और he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। तो जॉन ड्राइडन ने ये बात इनके लिए कही है। नेक्स्ट हम देखेंगे शेक्सपियर वेटिंग, धार लगाना, फ्रॉड्स रेटिंग, सरपासिंग एंड ग्रेटिफाइंग। और ये बड़ी ही अच्छी बात है कही है फिट्जेजर्ड ने कि जो शेक्सपियर हैं धार लगाते हैं और क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग करते हैं और सरपासिंग ऊपर बढ़ाते हैं एंड ग्रेटिफाई करते हैं। और ये सारी बातें इन्होंने कही गई हैं, ये लिटरेचर के सेंस में कही हैं। आगे हम देखेंगे